नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आ जाइए, आज हम अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और जो चैप्टर है चैप्टर नंबर है 3। इसको हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। चूंकि प्रश्नों की संख्या आपका लगभग 150 प्लस है, तो हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। यह जो है वो पहला पार्ट है, इसके बाद जो आएगा वो दूसरा पार्ट आएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों का कमेंट देखा कि ये किस किस लिए है। तो देखिए भैया, जितने भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं सब में साइंस पूछा जाता है और ये सब के लिए है, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल में मैं करा दे रहा हूं ना कि आपको फिर कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए, दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे। पहला भाग है, इसमें लगभग आपको 70 प्रश्न मिल जाएंगे देखने को। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छे से समझना है। आज का जो टॉपिक है वो है धातु और अधातु। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कथन कथन एक, उष्मा धातु के सुचालक होते हैं क्या? सॉरी, धातु उष्मा के सुचालक हैं, है ना। यानी कि धातु से उष्मा चल सकता है, उष्मा धातु से आदान प्रदान हो सकता है। बिल्कुल, धातु जो है वो उष्मा का सुचालक होता है ना। यानी कि गुड कंडक्टर इसको कहते हैं। सुचालक मतलब गुड कंडक्टर, और कुचालक मतलब उसको बैड कंडक्टर भी कहते हैं। तो पहला तो कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन, धातुओं में सोनरस गुण होता है। जी हाँ, धातुओं में सोनरस गुण होता है, साउंड होता है। इसको जब धातुओं पर उसको बजाएंगे, पीटेंगे, तो उससे आवाज आएगी, है ना। घंटी उंटी देखिए धातु का बना होता है। तो धातुओं में सोनरस गुण होता है, इस वजह से इसको घंटी में भी प्रयोग करते हैं और ये सुचालक भी होता है। दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैंने बात किया अभी स्कूल की घंटी का। तो स्कूल की घंटी या स्कूल बेल इज मेड ऑफ, स्कूल की घंटी बनी होती है, किससे बना होता है? तो ये कांसा का बना होता है। किसका बना होता है? कांसा का बना होता है। स्कूल का जो घंटी होता है वो कांसा का। अब आपको ये बताना है कि कांसा जो है वो किसके किसके मिश्रण से बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है एग्जाम में कि कांसा जो है वो किससे किससे बनता है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो तांबा, है ना, और दूसरा तांबा और दूसरा टीन, ये दोनों के मिलकर के बन जाता है कांसा, है ना। तांबा और टीन से कांसा। तो ध्यान रखिएगा, कांसा हो जाएगा राइट आंसर। बढ़िया प्रश्न है। वह अधातु, अधातु की बात कह रहा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, धातु तो समझते हैं, बट अधातु, तो अधातु धातु का विपरीत आप देखिएगा कि अधातु से उष्मा जो है वो उस मतलब अधातु उष्मा का कुचालक है। अधातुओं में सोनरस गुण नहीं होता है। ये सारी चीजें ध्यान रखना है। तो अधातु जो है, इसमें एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम है ब्रोमीन, ब्रोमीन। और अगर धातु में पूछ दे कि वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप जानते हैं मरकरी। धातु पूछेगा तो मरकरी, लेकिन यहां पर आपसे पूछा है अधातु, तो अधातु बताएंगे आप ब्रोमीन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक, कुछ अधातु द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं। आपने देखा अभी ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन के अलावा सभी ठोस या गैस होती हैं। तो कथन एक भी सही और दो भी सही, तो हो जाएगा यहाँ पर दोनों सही, सी विकल्प। चलिए विचार करना है। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान ठोस होती है। देखिए, मरकरी धातु में पूछे तो मरकरी या उसको पारा कह लीजिए, अधातु में ब्रोमीन, ये दोनों तरल अवस्था में होते हैं, लिक्विड होते हैं। बाकी धातु जो होता है वो कठोर होता है, यानी ठोस होता है मरकरी के अलावा। तो कथन एक तो सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं। कह रहा है कि गैलियम का गलनांक कम होता है और ये हथेली पर पिघल सकता है। गैलियम का गलनांक भी कम होता है और इसको हथेली पर आप पिघला सकते हैं। यहाँ गैलियम जो धातु है, इसका गलनांक कम होता है और ये हथेली पर रखने के बाद कुछ देर में रूम टेम्परेचर पर पिघलना, रूम टेम्परेचर से कुछ अधिक ताप पर यह पिघलेगा। तो दोनों विकल्प यहाँ भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो जानते हैं कि हीरा
जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, बिल्कुल। लेकिन कथन 2 पर अगर हम ध्यान दें तो हीरा का गलनांक कम होता है तथा क्वथनांक अधिक होता है। जी नहीं, यही तो समझना है, हीरा का गलनांक हो या क्वथनांक हो, दोनों अधिक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन तो देखेंगे आपकी सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, कथन 1 केवल सही है, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर हो जाएगा छठवां का सही है। चलिए हम आते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। 7वां सवाल, लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम किस वर्ग की धातु हैं। लिथियम हो गया या सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये तीनों जो है क्षारीय धातु हैं, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये क्षारीय धातु हैं, ध्यान रखिएगा, क्षारीय धातु। आइए, धातु के ऑक्साइड, देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 2 चीज पूछता है, धातु के ऑक्साइड और एक अधातु के ऑक्साइड। तो मैं आपको पहले भी बताया हूं और आज भी बता रहा हूं, अधातु में आ से लिखा जाता है, अधातु। तो अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो आ से अम्लीय होगा, बट धातु का पूछ रहा है, धातु का क्षारीय बताएंगे, ठीक है। अधातु का तो कहेंगे अधातु का बता दिए, आ से अधातु और आ से अम्लीय, तो सही हो जाएगा। वह धातु जो ऊष्मा की कुचालक है, क्या कोई ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक है। तो हाँ, ऐसा धातु सीसा यानी लेड, यह ऊष्मा का कुचालक है। लेड जो है, लेड या सीसा ऊष्मा का जो है क्या है, कुचालक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, सी होगा ना जी, हाँ। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त ऑक्साइड अम्लीय होता है। मैग्नीशियम का जब दहन होता है तो क्या ऑक्साइड इसका अम्लीय होगा। मैंने अभी बताया आपको कि जो भी धातु हैं उस धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो मैग्नीशियम के दहन से जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय कैसे हो सकता है, अम्लीय नहीं होगा। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, कथन 2, सल्फर के दहन से प्राप्त ऑक्साइड क्षारीय होता है। अब देखिए, मैंने बताया कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, सल्फर अधातु है, तो सल्फर का ऑक्साइड अम्लीय होगा, यानी कि दोनों यहाँ पर विपरीत दिया हुआ है, तो कहेंगे हम कि दोनों कथन गलत है। सल्फर के जो दहन से ऑक्साइड प्राप्त होता है वो अम्लीय होता है, और जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। चलिए, पहला कथन कह रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। देखिए, ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है ना, यह अम्लीय और क्षारीय दोनों से अभिक्रिया करता है। तो उभयधर्मी की बात की जा रही है, तो कहेंगे कि पहला कथन तो जो है वो सही हो जाएगा। अब दूसरा कथन कह रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है वह उभयधर्मी नहीं है। उभयधर्मी कौन कौन है मैं आगे जिक्र करूंगा कि इनमें से कौन उभयधर्मी है। फिलहाल आपको यहां ध्यान रखना है कि सोडियम ऑक्साइड जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल और केवल कथन जो है वह एक सही है, ठीक है। तो यहाँ 12 का जो ऑप्शन नंबर होगा वह एक सही होगा। चलिए अगला चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी धातु सीधे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इनमें से कौन ऐसी धातु है जो सीधे ऑक्सीजन के साथ जो है वो अभिक्रिया नहीं करेगा। आपके पास सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है और यह सभी 4 विकल्प है। तो कह रहा है कि कौन नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो है ये सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये अभिक्रिया जो है वो नहीं करेंगे। तो हो जाएगा राइट आंसर डी। चलिए आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 क्या कह, एनोडीकरण में एल्युमिनियम को कैथोड बनाया जाता है। जब एनोडीकरण किया जाता है तो एल्युमिनियम को कैथोड नहीं बनाया जाता है, एल्युमिनियम को एनोड बनाया जाता है। जी हाँ, एनोडीकरण में एल्युमिनियम को कैथोड नहीं बनाया जाता है। तो पहला कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, एनोडीकरण के दौरान ऑक्सीजन एल्युमिनियम की सतह पर अभिक्रिया करती है। एनोडीकरण जब होता है तो ऑक्सीजन जो होगा ना
वह एल्युमिनियम की सतह पर अभिक्रिया करता है। तो दूसरा कथन तो आपका सही हो गया, लेकिन पहला कथन गलत है। तो कहेंगे कि केवल और केवल कथन 2 सही। देखिए यहां पर 14 का क्या हो जाएगा, केवल कथन 2 सही, 14 का विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, आइए 15वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, वायु में एल्युमिनियम पर बनने वाली ऑक्साइड परत उसे आगे ऑक्सीकरण से बचाती है। तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड बनता है वह एल्युमिनियम अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित रहता है, आगे उसको ऑक्सीकरण होने से बचाता है। तो कथन 1 तो यहां पर सही होगा। कथन दूसरा देखते हैं। एनोडीकरण का उद्देश्य उस प्राकृतिक परत को हटाना है। तो ध्यान देना है आपको, हटाना नहीं है, बल्कि उस पर एक मोटी परत बनता है, ये हटाना नहीं होगा। तो कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा। एनोडीकरण में आपका हटाया नहीं जाता है, उस पर एक मोटी परत और बन जाती है जिसमें वो अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित रहता है, एनोडीकरण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भी कथन केवल और केवल एक सही होगा। चलिए आइए 16वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, एनोडीकरण एक विद्युत अपघटन प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है? कहेंगे हाँ, एनोडीकरण विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। दूसरा कथन, एनोडीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, हमने आपको बताया कि एनोडीकरण में एल्युमिनियम को एनोड बनाया जाता है, एल्युमिनियम को जो है एनोड बनाया जाता है और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जी हाँ, एल्युमिनियम को एकदम साफ करके, साफ वस्तु को एनोड बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्या करा जाता है, विद्युत अपघटन। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी पुस्तक है तो उसमें देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है एक बॉक्स बना करके कि एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी की मात्रा रहेगी और इसका विद्युत अपघटन कराया जाएगा। ठीक है, एनोड पर जो उत्सर्जित होगा वो ऑक्सीजन गैस। तो पूछता है कि ऑक्सीजन गैस एनोडीकरण में कहाँ होता है, तो बताएंगे एनोड पर, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। तो एनोडीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग होता है। तो कथन यहाँ पर 16 का जो हो जाएगा वो दोनों सही हो जाएगा, है ना, यानी कि सी विकल्प। आइए 17वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, एनोडीकरण से एल्युमिनियम की सतह अधिक कठोर हो जाती है। एनोडीकरण जब करते हैं तो एल्युमिनियम की सतह वाकई में कठोर हो जाती है। ठीक है, तो कथन 1 तो सही हो जाएगा। दूसरा, एनोडीकरण के बाद एल्युमिनियम की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। यही आपको गलती पकड़ना है, जब एनोडीकरण होता है तो इसकी चालकता घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है। ठीक है, घट जाती है। तो कथन 1 सही होगा और दूसरा गलत होगा। तो हम क्या ढूंढेंगे, केवल कथन 1 सही हो जाएगा। 17 का जो विकल्प होगा वो ए सही हो जाएगा। आइए चलिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, एनोडीकरण में ऑक्साइड की परत मोटी की जाती है। हाँ, बता दिया हूं कि मोटी की जाती है। दूसरा, मोटी परत एल्युमिनियम को संरक्षण से बचाती है। तो जी हाँ, मोटी परत जो होती है वो एल्युमिनियम को संरक्षण, क्या मैंने बोला ना कि एनोडीकरण में अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित रहता है। तो यहां भी दोनों कथन सही हो जाएगा। तो सी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। 19वां, निम्न धातुओं को ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते, मतलब कम वाला फिर ज्यादा वाला फिर ज्यादा वाला, और अवरोही मतलब घटते। तो आपने पढ़ा है ना अभिक्रियाशील, पोटेशियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये तो घटते क्रम हुआ, आपको बढ़ते क्रम करना है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, MgCaNA कहाँ है, MgCaNA, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए निम्न कथनों पर विचार करें। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में तैर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या जल में तैर सकता है? तो एक बात ध्यान रखिए, तैर तो सकता है, मैग्नीशियम तो तैर सकता है, लेकिन कैल्शियम भी आपको तैरेगा, कैल्शियम भी प्रोसेस के अनुसार तैरेगा। तो सकते हैं पूछ रहा है तो कहेंगे कि हाँ, है ना, सकते हैं पूछ रहा है ना कि कैल्शियम तैर सकता है, तो हाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों तैर सकता है। दूसरा,
कैल्शियम और मैग्नीशियम का घनत्व जल से कम होता है इसलिए तैरता है। अब बहुत सारे बच्चों को लगा कि हाँ तैरता है तो इसका घनत्व जाहिर सी बात है कि कम होगा। तो घनत्व कम नहीं होता है, ये मान लीजिए घनत्व कम नहीं होता है। कथन आप देखेंगे कि दूसरा कथन जो है वो गलत है, जबकि पहला कथन सही है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर घनत्व कम नहीं है तो तैरता कैसे है। तो क्या होता है कि पानी में जब ये जाता है ना तो उसके बाद हाइड्रोजन का बुलबुला इनमें चिपक जाता है, हाइड्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले चिपक जाते हैं। अब देखिएगा कैल्शियम को डाल करके, है ना, तो क्या होगा, हाइड्रोजन इसमें चिपक जाएगा। और जब हाइड्रोजन चिपकता है तो वह तैरना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना है। चलिए, कौन हो जाएगा सही? कथन केवल एक सही होगा। वह धातु जो जल में तैरने लगती है, तो जल में सोडियम तैरती है। पोटेशियम और लिथियम भी आपको मिल जाएगा तैरते हुए, लेकिन इतना अभिक्रियाशील होता है ना, इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कि ये आप जानते हैं कि आग पकड़ लेता है। ठीक है, लेकिन तैर सकता है, तो ध्यान रखिएगा यह सभी होगा। जल के साथ अभिक्रियाशीलता के या अवरोही क्रम, उस समय आरोही क्रम था तो अब है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में उसका उल्टा कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे मैंने बताया था सोडियम, है ना, तो सोडियम कर दीजिए, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये होगा ना। पोटेशियम अगर रहे तो पहले पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक, उसी का उल्टा हो जाएगा। देखिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी यहां भी ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक, सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं? देखते हैं, ऐसा नहीं है, सारे धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये आपको भी पता होगा। कथन एक जो है वो गलत होगा। कथन दो, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। हाँ, जो जल के साथ अभिक्रिया करता है वो हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। अभी आपने देखा कि कैल्शियम मैग्नीशियम में हाइड्रोजन के बुलबुले निकल रहे थे, तो दूसरा कथन तो सही हो जाएगा। तीसरा कथन, धातु जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड देता है, तो कहेंगे तीसरा भी सही है। यानी कि कथन यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा सही। कथन कौन सा? 2 और 3 हो जाएगा सही। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम को कह रहा है क्या यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये बात बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है। शीतल जल के साथ नहीं करता है, परंतु यह गर्म जल के साथ करेगा। तो कथन पहला तो सही है कि शीतल जल के साथ नहीं करता है। दूसरा कथन क्या है? शीतल जल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन गैस बनती है। भाई शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये गर्म जल के साथ बन सकता था। ठीक है, तो यहां पर केवल देखेंगे कि कथन एक सही होगा, केवल एक सही होगा। ठीक है, केवल एक सही। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आइए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो अभी हमने बताया कि मैग्नीशियम शीतल के साथ तो नहीं करता है, लेकिन गर्म के साथ कर देता है। तो पहला कथन हो जाएगा सही। दूसरा, कैल्शियम जल में तैरने लगता है। मैंने बताया कि जल में इस पर हाइड्रोजन के बुलबुले चिपक जाते हैं और ये तैरने लगता है। तो यहाँ दोनों कथन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो 25 का जो होगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 26वां प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु शीतल जल या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप से करता है? अभी आपने क्या देखा, मैग्नीशियम का आपने देखा कि ठंडा से तो नहीं कर रहा है, बाकी गर्म से कर रहा है। लेकिन यह कह रहा है कि भाई ना वो शीतल जल से करे और ना वो गर्म जल से करे, लेकिन वो भाप से करे। अब भाप से करे में उसका नाम हो जाएगा जस्ता, एल्युमिनियम और आयरन। ये तीनों जो हैं शीतल जल और गर्म जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन वाष्प या भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म के साथ, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, और यह धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यह सभी। आइए, इनमें से कौन से धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है? आप जानते हैं कि सीसा जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, कहेंगे नहीं। लेकिन सोना भी नहीं करता है, तांबा भी
नहीं करता है। तो ध्यान रखना है, सोना, तांबा, सीसा ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेड, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड है, ये सारे जो हैं ये नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल डाटा एनसीईआरटी का है, कोई संदेह मत करिएगा। सीसा, तांबा, सोना, चांदी ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, चलिए आइए आते हैं आगे। कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आप जानते हैं कि मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम जो है, अभी आपने देखा कि मैग्नीशियम जो है वह शीतल जल के साथ नहीं कर रहा था, लेकिन गर्म जल के साथ कर रहा था। अब आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पानी मिलाया, और सांद्र मतलब गाढ़ा, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर, तनु मतलब कि पानी मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, और उसके आधार पर अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, सबसे ज्यादा जस्ता करेगा, फिर लोहा करेगा और फिर तांबा करेगा। ठीक है, यही घटते क्रम होगा, जस्ता, लोहा, तांबा। ठीक है, जलोता, जलोतावा लिख दीजिएगा, ज से जस्ता, लो से लोहा, जलोता, ऐसे याद करिएगा। चलिए, तीसरा सवाल, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है? कहेंगे नहीं सर, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो नाइट्रिक अम्ल है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, जो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है उसको क्या करता है, ऑक्सीकृत करके और पानी बना देता है, यानी कि जल में परिवर्तन कर देता है। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकता। ठीक है, तो पहला, लेकिन कुछ जो है वो बनाते हैं, अपवाद है, उसको हम पढ़ेंगे। मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अत्यंत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। अभी आपने देखा कि, ध्यान रखिए, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, बट मैग्नीशियम एवं मैग्नीज है ना, ये दोनों तनु नाइट्रिक अम्ल मतलब पानी मिलाया हो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बना देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों बना सकते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। करता हूं विचार। पहला कथन कह रहा है, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं। मैंने बताया सामान्यतः नहीं करती हैं। मैग्नीशियम मैग्नीज को अगर छोड़ दिया जाए तो ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनता है, जल बना देता है, आपको बता चुका हूं। कथन दूसरा, तो पहला कथन तो कहेंगे हाँ ये तो सही है। दूसरा कथन देखिए, आइए, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को जल बना देता है। तो बताया तो यहां देखेंगे 31 का दोनों विकल्प जो है वह बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आइए, निम्न में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया सबसे अधिक उष्माक्षेपी होगी? तो मैं बता चुका हूं कि मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी वो सबसे ज्यादा उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का मतलब कि उष्मा निकलेगा, वो हो जाएगा मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे मैं करा दे रहा हूं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। एक्वा में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। तो कहेंगे नहीं, 1:3 होता है। नाइट्रिक अम्ल कम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो ज्यादा, यानी कि ये 1 भाग तो ये 3 भाग ऐसे होता है, लेकिन यहां दे रहा है 3:1 जो कि गलत है ना। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है, एक्वा एक प्रबल ऑक्सीकारक मिश्रण है जो सोना और प्लेटिनम को भी घोल सकता है। हाँ, इसमें इतना सामर्थ्य है कि सोना और प्लेटिनम को भी घोल सकता है, गला सकता है। तो यहाँ कथन केवल और केवल 2 सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो बता चुका हूं नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। कथन दूसरा क्या कह रहा है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। मैग्नीशियम तथा मैग्नीज अत्यंत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाँ,
अपवाद है ना, मैग्नीशियम मैग्नीज, तो ये दोनों करते हैं, तो कथन तो एक सही हो जाएगा। दूसरा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल इस स्थिति में ऑक्सीकारक की तरह कार्य नहीं करता है। तो कहेंगे हाँ सर, लग तो रहा है सही, तो यहाँ पर दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न, निम्न में किस धातु के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सबसे कम तीव्र होगी? सबसे कम तीव्र किसके साथ होगी? तो सबसे कम तीव्र जो है वो 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। देखिए ध्यान, एक बार आप सक्रियता श्रेणी देखिएगा जरूर, क्योंकि उसको देखे रहेंगे ना तो ये सब आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, है ना। तो हो जाएगा यहाँ लोहा। ठीक है, आपको मैं बताया हूं एक ट्रिक भी, या सुन लीजिए, लिखिए पोसो पोसो कै, ठीक है, पोसो कै में, ठीक है, पोसो कै, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर एजलो एल्युमिनियम जस्ता लोहा। तो देखिए मैग्नीशियम हो गया, है ना, फिर एल्युमिनियम हो गया, फिर जस्ता हो गया, लोहा सबसे नीचे लोहा आ रहा है ना, तो सबसे कम होगा किसका? लोहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, आइए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। एक कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तनु मतलब पानी मिलाया हुआ, सीधा आपको याद रखना है, तनु मतलब पानी मिलाया हुआ। तो एक कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कहेंगे बिल्कुल नहीं करता है। दूसरा कह रहा है, कथन एक तो आपने देख लिया, दूसरा कॉपर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ नहीं करेगा बट नाइट्रिक अम्ल के साथ कर सकता है। तो कथन पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर किस धातु में बुलबुले बनने की दर सबसे अधिक होगा? सोडियम और पोटेशियम में तो होता ही है, इसके अलावा मैग्नीशियम में, है ना, मैग्नीशियम में बुलबुले बनने की दर सबसे अधिक होगी, ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आइए, कथन एक कह रहा है, कॉपर का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर बुलबुला बनता है। कॉपर का तनु मतलब पानी मिलाया हुआ, सीधा आपको मैं बता दिया। कॉपर का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर बुलबुला बनता है, कहेंगे नहीं, कॉपर का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नहीं बनता है बुलबुला, अभिक्रिया नहीं करता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। कथन दो, कॉपर का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, दूसरा कथन यहाँ पर आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो हो जाएगा केवल कथन 2 सही। ठीक है, हो जाएगा क्या? केवल कथन 2 सही। आइए आगे चलते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उनकी यौगिक के विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जो ज्यादा अभिक्रियाशील वाला होगा वो कम वाला को कर देगा, विस्थापित कर देता है। तो कथन 1 तो सही है। कथन 2 देखते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापित हो जाता है। मैं बताया हूं कि जिसका ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम वालों को विस्थापित कर देगा, तो कॉपर से लोहा कम अभिक्रियाशील है तो विस्थापित कर ही देगा, यानी कि कथन दोनों यहां पर सही हो जाएगा, कथन 1 भी और कथन 2 भी। चलिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग किसमें बदलता है? अगर कॉपर सल्फेट तो आप जानते हैं कि नीला होता है, लेकिन इसमें जब लोहे का कील डालते हैं तो फेरस की वजह से यह हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा, ध्यान रखिएगा। निम्न धातुओं को सक्रियता श्रेणी में घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कैसे घटते क्रम में? मैंने आपको बताया है, पोसो कैम एजलो सिहाता 50, ये ट्रिक नोट कर लीजिए। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जस्ता, है ना, लोहा सीसा हाइड्रोजन तांबा चांदी सोना, ऐसे को याद कर लेना है। तो अगर उसको आप मिलाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर पर आप आ जाएंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। क्या हो जाएगा? एजालो, यानी कि पहले एल्युमिनियम जस्ता लोहा फिर हाइड्रोजन, मतलब जस्ता लोहा हाइड्रोजन, घटते क्रम व्यवस्थित, तो बिल्कुल सही है। Zn Fe और हाइड्रोजन, ये भी सही हो जाएगा। आइए, जिंक और आयरन सल्फेट की अभिक्रिया का संतुलन रासायनिक समीकरण है। जिंक और आयरन सल्फेट की जो अभिक्रिया का संतुलन है वह रासायनिक समीकरण कौन है? जिंक और आयरन सल्फेट, तो Zn होगा, जिंक होगा, और आयरन सल्फेट का होगा FeSO4, लेकिन इसका समीकरण संतुलन कह रहा है, तो जिंक
और FeSO4। ध्यान रखिएगा, जिंक तो हो जाएगा, SO4 का SO4 हो जाएगा Fe, क्योंकि मैं बताया हूं जो ज्यादा अभिक्रियाशील वाला रहता है जिंक को ये विस्थापित कर देगा, है ना। तो यहाँ जस्ता को विस्थापित करेगा, लोहा अलग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जस्ता इनको विस्थापित करके लोहा अलग हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ZnSO4 में अगर Zn में अगर FeSO4 मिलाते हैं तो लोहा ये देखिएगा अलग हो गया। चलिए, सोडियम के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम का जो बाहरी कोष होता है, बाहरी कोष, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के बाह्य कोष में या बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जानते हैं आप? तो 11 होता है ना। तो पहले कोष में जो K वाले में 2 होगा, फिर 2 8 होगा, अष्टक सिद्धांत बनेगा तो 2 8 10, और जो सबसे बाहरी होगा उसमें कितना होगा? 1 बनेगा ना। अगर इसको अष्टक सिद्धांत फिर पूरा करना है तो इसको 7 की और आवश्यकता पड़ेगी, या 1 त्याग दे या 7 स्वीकार करे, ऐसे होगा। चलिए, तो 1 हो जाएगा यहाँ सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले में 2 रहेगा, फिर 8 10 और 1 11, तो 2 8 1। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज आएगा 10 का, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 11 है, 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? संख्या 10 हो जाएगा। यही पूछेगा आपसे। आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। एक सोडियम क्लोराइड में आयन कमजोर स्थित विद्युत बल से बंधे होते हैं। सोडियम आयन में क्या कमजोर से बंधे होते हैं? तो नहीं, सोडियम क्लोराइड में जो आयन होता है वो कमजोर से बंधा नहीं होता है, मजबूत से होता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आवेशित आयनों का समुच्चय होता है। तो बिल्कुल सही है, यह अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, यह आयनों का समुच्चय होता है। तो कहेंगे कथन केवल और केवल दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न। देखिए, प्रश्न तो ज्यादा है, लेकिन 50 प्रश्न ही कराऊंगा, फिर आगे इसका 2-3 वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है, फिर लेंदी हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन कौन से हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड में धनायन तो होगा Mg2+ और Cl क्लोरीन माइनस, तो ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी सवाल है 50वां, इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर से 51 से शुरू करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनों का अनुपात क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनों का अनुपात होगा 1:2, 1:2। तो अभी प्रश्न, इसमें अभी लगभग 100 प्रश्न और मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। आराम से धीरे धीरे इसको पढ़िए। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने तक कोशिश रहेगा कि साइंस जो है वो 9वां तो खत्म हो ही गया है, 10वां में भी हम आ गए हैं धातु अधातु में, इसके बाद आएगा कार्बन वाला, तो सब मैं कराने वाला हूं आपको, तो बने रहिए। और हाँ, रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम विजिट करिए, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।